हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट सीडीपी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है वंशानुक्रम के बारे में। तो वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। बिल्कुल सही है, माता पिता से बच्चों में आते, उनके बच्चे से उनके बच्चों में आते हैं। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है, ये भी आपका सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये यहाँ पर सही नहीं होगा। यहाँ पर ये कहा गया जो वंशानुक्रम है ये व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, जन्मजात यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचारित होना वंशानुक्रम है, ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो सही यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सही नहीं है, सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है सहचर्य के नियम है कौन कौन से। तो यहाँ पर समानता का नियम हो जाएगा, वैषम्य का नियम है, समीपता का नियम है। तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए सहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो यहाँ पर अलेक्जेंडर बैन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप सभी का यूपी टेट में पूछा जा चुका है। अलेक्जेंडर बैन किसके प्रतिपादक हैं, तो सहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक है। सहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक है, ये आप सभी के यूपी टेट में पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी लोग इसको कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे यहाँ पर देखिए एक प्रासंगिक बोध का पूछा गया है, प्रासंगिक बोध परीक्षण यानी कि टीएटी परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो यहाँ पर मोर्गन और मुरे हो जाएगा, मोर्गन व मुरे हो जाएगा। और किसके प्रतिपादक है, तो कथानक बोध परीक्षण के। और किसके हैं, तो कथानक बोध परीक्षण के, कथानक बोध परीक्षण के प्रतिपादक है। कथानक बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो मोर्गन व मुरे हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा, आलपोर्ट है। कौन है, आलपोर्ट है। सील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आलपोर्ट है। आंसर आपका सही हो जाएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि खेल प्रणाली किससे संबंधित है, खेल प्रणाली किससे संबंधित है या इसके प्रवर्तक कौन है। खेल प्रणाली है और किंडरगार्टन है, ये दो क्वेश्चन आपके यूपी टेट में कई बार रिपीट हो चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है क्या। आपके अनुभव के द्वारा, आपके जो एक्सपीरियंस होता है इसके द्वारा जो आपके बिहेवियर में चेंजेस आता है, इसको क्या कहते हैं, जो आपने सीखा है, सीखने के द्वारा ही आपके बिहेवियर में चेंजेस आया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीखना यानी कि अधिगम। क्या हो जाएगा, अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना होता है। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, मोटिवेशन होता है, जो आप दूसरों से प्राप्त करते हैं या स्वयं भी मोटिवेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है थर्ड का आंसर सी सही है। अगर आपसे ये पूछा जाए मोटिवेशन में कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो अगर भाषा में पूछा जाए तो लैटिन भाषा में हुई है। किससे हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। और अगर लैटिन भाषा का शब्द पूछा जाए, अगर आपसे शब्द पूछा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, शब्द यहाँ पर मोटेम हो जाएगा। शब्द कौन सा होगा, यहाँ पर मोटेम होगा, मोटेम से हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है, गति करना। इसका अर्थ क्या होता है, गति करना। अर्थात इंग्लिश में आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू मूव हो जाएगा, टू मूव हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 6 पॉइंट है। पहला है प्रेरक, दूसरा है प्रणोदक, पहला है प्रेरक, दूसरा है प्रणोदक, तीसरा है प्रोत्साहन, चौथा यहाँ पर उत्सुकता है, चौथा उत्सुकता, पांचवा रुचि है,
पांचवा रुचि है और छठा आपका लक्ष्य हो जाएगा। छठा लक्ष्य है। नेक्स्ट है अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो जो बालक अपने आप को प्रेम करता है उसको नर्सिसिज्म की प्रवृत्ति कहते हैं। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो ओडियस भावना ग्रंथि है ये किससे संबंधित है? ओडियस भावना ग्रंथि किससे संबंधित है? ओडियस भावना ग्रंथि किससे संबंधित है? अगर आप में से किसी को पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो मात्र प्रेम को, मात्र प्रेम के भाव को, मात्र प्रेम के भाव से संबंधित है। और ये मात्र प्रेम भाव सबसे ज्यादा किसमें देखने को मिलता है? तो यहाँ पर हो जाएगा लड़कों में। लड़कों के मात्र प्रेम भाव को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ओडियस भावना ग्रंथि के नाम से। और लड़कियों में क्या होता है? पितृ प्रेम होता है। लड़कियों में क्या होता है? लड़कियों में पितृ प्रेम होता है। लड़कियों में पितृ प्रेम भाव को क्या कहा गया है? इलेक्ट्रा भाव ग्रंथि। इलेक्ट्रा भाव ग्रंथि कहा जाता है। लड़कों में पूछा जाए तो ओडियस भावना ग्रंथि हो जाएगी और लड़कियों में पूछा जाए तो इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि हो जाएगी। इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं पर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। 100% आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छपने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है क्या? तो यहाँ पर जो वातावरण का कार्य होता है ये जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही होगा। वातावरण आंसर आपका सही हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन इससे प्रीवियस वीडियो में पूछा था कि निर्माण काल की अवस्था कौन सी होती है? आप में से किसी का भी कमेंट नहीं आया है। क्या आपको आंसर पता नहीं था या आप लोग कमेंट नहीं करते हैं? तो देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप सभी लोग कमेंट करके जरूर आंसर बताया करें। इसका आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। शैशवावस्था निर्माण काल की अवस्था कौन सी होती है? तो शैशवावस्था होती है। नेक्स्ट है पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डैश कहा जाता है क्या? तो केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहा जाता है। आंसर आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। जो पूरे आवृत्त वितरण के प्रतिनिधित्व करे तो इसको क्या कहेंगे? केंद्रवर्ती प्रमाप का माप कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि वे हमेशा सफल होते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चा हमेशा ही सफल हो, तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, ये आपका आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए है। वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, ये भी आपका सही है। वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन कोई भी बालक हमेशा सफल हो, ये आपका आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। देखिए कोई भी बालक हमेशा सफल हो यह आवश्यक नहीं होता है, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है रूसो के द्वारा। ये कथन किसका है? रूसो का कथन है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रूसो के द्वारा ये दिया गया है। अगर आपसे यहाँ पर अरस्तु के बारे में पूछा जाए कि अरस्तु से कौन सा कथन संबंधित है, तो अरस्तु से संबंधित हो जाएगा मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा है? तो ये कहा है अरस्तु ने। रॉस का कथन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि चिंतन मानसिक क्रिया का संज्ञानात्मक पहलू है। किसके अनुसार? रॉस के अनुसार। चिंतन के बारे में क्या कहा है? जो चिंतन है ये मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। मानसिक क्रिया का क्या है? तो ज्ञानात्मक पहलू है। क्या है? ज्ञानात्मक पहलू है। किससे संबंधित है? तो रॉस से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये है क्वेश्चन बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा है? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था
जीवन का अनोखा काल है, ये किससे संबंधित है? तो कोल किससे संबंधित है? कोल व ब्रूस से संबंधित है। कोल व ब्रूस से संबंधित है। नोट कर लीजिएगा, ट्रिपल स्टार कर लीजिएगा इसको, ये कई बार रिपीट हो चुका है आपके यूपी टेट के पेपर में। तो यहाँ पर आपने देखा है कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनसे संबंधित कथन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो अगर बालक नहीं होगा तो शिक्षा कौन ग्रहण करेगा, किसे आप शिक्षित करेंगे? तो बालक यहाँ पर केंद्र बिंदु होता है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। केंद्र में कौन होता है? बालक होता है। तो शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षण पद्धति बालक के हिसाब से ही प्रस्तुत और निर्धारित की जाती है, इसलिए मुख्य स्थान किसका होता है? तो बालक का होता है। नेक्स्ट है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नांकित में या निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? देखिए क्या कहा गया है, सामान्य से विशेष की ओर। तो यहाँ पर आंसर आपका निगमनात्मक सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है कि नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर ये प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो ये निगमनात्मक प्रक्रिया है। अगर आपसे आगमनात्मक में पूछा जाए तो इसमें उदाहरण पहले दिया जाता है और नियम बाद में बताया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। किससे संबंधित है? निगमनात्मक से संबंधित है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि विशिष्ट की ओर चला जाता है या नियम से उदाहरण की ओर। जैसा कि अभी आपको यहाँ पर बताया है कि निगमनात्मक में क्या होता है, नियम पहले बताए जाते हैं, उदाहरण बाद में बताया जाता है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि नवीन समस्याओं को हल करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो ये आप सभी की निगमनात्मक विधि हो जाएगी नए समस्याओं के हल के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो इसमें बालक क्या करता है? तो समूह में रहना पसंद करता है, सामूहिकता की भावना होती है। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाल्यावस्था कब से कब तक मानी जाती है, तो 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है इसको बाल्यावस्था माना जाता है। और अब जैसा कि अभी आपने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर कोल व ब्रूस ने क्या कहा है, कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था के बारे में क्या कहा है कि यह संवेगात्मक विकास की अनोखी अवस्था है। संवेगात्मक विकास की अनोखी अवस्था है। संवेगात्मक विकास की अनोखी अवस्था है। संवेगात्मक विकास की क्या है? अनोखी अवस्था है। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कोल व ब्रूस से संबंधित है। देखिए एक क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से बताया जाता है, इस प्रकार से पढ़ाया जाता है कि आप लोग कभी भूलेंगे ही नहीं। आपका एग्जाम चाहे जून में हो, चाहे जुलाई में हो, चाहे अगस्त में हो, आप कभी नहीं भूलेंगे। इस प्रकार से अगर आप लोग अपनी तैयारी करते हैं तो 100% आप सभी का जो भी क्लासेस आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं 30 में 30 नंबर 100% आएंगे। आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और रॉस के अनुसार बाल्यावस्था के बारे में और क्या कहा गया है, तो देखिए यहाँ पर रॉस ने बाल्यावस्था के बारे में क्या कहा है, तो इसको मिथ्या परिपक्वता काल कहा है, यानी कि झूठी अवस्था कहा है। मिथ्या परिपक्वता काल, मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है? रॉस ने कहा है। किसको कहा है? बाल्यावस्था को। किसको कहा है? तो बाल्यावस्था को कहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है इनमें कौन कौन सी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं। वैसे विशेषताएं इसमें लगभग 11 विशेषताएं होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर देख सकते हैं। सामूहिक भावना की प्रबलता होती है, बालक समूह में रहना पसंद करते हैं। आत्मनिर्भरता की भावना होती है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है, शारीरिक विकास स्थिर हो जाता है, रचनात्मक कार्यों में आनंद आता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है कि जो वो अंदर है वो अलग है, जो बाहर है वो अलग है। जैसे कि आपको पता है कि व्यक्तित्व के 2 प्रकार होते हैं, एक तो आपका बाह्य होता है, दूसरा आपका आंतरिक होता है। और रुचियों में परिवर्तन आने लगता है। और एक चीज इसमें यहाँ पर याद रखिएगा, संग्रह की प्रवृत्ति होती है। संग्रह की प्रवृत्ति होती, ये भी आपका यूपी टेट में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। अगर आपसे यहाँ पर मानसिक योग्यता में पूछा जाए कि जैसे कि यहाँ पर इनमें स्मरण शक्ति होती है, तीव्र हो जाती है या विकास हो जाता है,
इसके बाद में है तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति है, तर्क शक्ति है, आर्ग्यू करने लगता है बालक इसमें, कब क्यों कैसे के प्रश्न करने लगता है, स्मरण शक्ति। इसके बाद में यहाँ पर प्रत्यक्षीकरण, मतलब वो चीजों को प्रत्यक्ष देखना चाहता है। तो यहाँ पर आपने ये 7 पॉइंट देखे हैं, एक संग्रह की प्रवृत्ति, ये भी आप लोग देख लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर जो बालक में सामाजिक व नैतिक गुण होते हैं, इसका भी विकास होता है। तो सामाजिक नैतिक गुणों का विकास भी लिख लीजिएगा आप लोग। सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास होता है, सामाजिक व नैतिक गुणों का विकास होता है। इसके बाद में यहाँ पर किशोरावस्था, तो किशोरावस्था में यहाँ पर आपको बताना है किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है। यहाँ पर देखिए प्रतिकूल पारिवारिक संबंध हो सकता है, व्यवसाय की समस्या हो सकती है, नई परिस्थिति के साथ समायोजन हो सकता है। तो आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, यहाँ पर डी आंसर आपका सही है। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था के बारे में क्या बताया है, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था के बारे में क्या बताया है, तो इन्होंने बताया है किशोरावस्था को कि यह संघर्ष की अवस्था है, बालक को इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, कोई व्यवसाय के लिए या कोई अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए संघर्ष है, और उसमें बालक बहुत ज्यादा तनाव में रहता है, और तूफान की अवस्था, विरोध की अवस्था। तो देखिए संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था किसने कहा है किशोरावस्था को, स्टेनले हॉल ने कहा है। किसने कहा है, स्टेनले हॉल ने कहा है। ये भी आपका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या आपको पता है कि जो वीर पूजा की भावना होती है, ये किस अवस्था से संबंधित है, वीर पूजा की भावना किस अवस्था से संबंधित है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यूपी टेट में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर आप सभी को ऐसे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए जाते हैं जो आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल सेलेक्ट करिएगा, जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप सभी को नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर आपने देखा इसका आंसर डी सही है। आत्महत्या की प्रवृत्ति यहाँ पर किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो किशोरावस्था में पाई जाती है। आत्महत्या करना सबसे ज्यादा गलत है, अपने साथ गलत है। और यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि बालक इसमें समूह को ज्यादा महत्व देता है, समूह को महत्व देता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वाभिमान की भावना बहुत होती है, ईगो बहुत होता है, स्वाभिमान की भावना बहुत होती है, और इसमें ही इसी अवस्था में ही बालक के अपराध की प्रवृत्ति का विकास होता है, अपराध की प्रवृत्ति का विकास होता है, अपराध की प्रवृत्ति का विकास होता है। और बालक दीवा सपने किस अवस्था में देखता है, तो दीवा सपने देखता है किशोरावस्था में, दीवा सपने किस अवस्था में देखता है, तो किशोरावस्था में देखता है। दीवा स्वप्न मतलब दिन में भी वो अपने सपने देखता रहता है कि ये करना है वो करना है, और कल्पना को बहुमूल्य समझता है, जो आपकी कल्पना है उसको बहुमूल्य समझता है। नेक्स्ट है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि आईक्यू वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखते हैं, तो प्रतिभाशाली हो जाएगा। अधिक है तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली। डी आंसर आपका यहाँ पर सही है। क्या आपको पता है कि बुद्धि के 3 पक्ष होते हैं, बिल्कुल पता होगा आपको। तो पहला है कार्यात्मक पक्ष, दूसरा है संरचनात्मक पक्ष, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। क्या आपको पता है कि क्रियात्मक पक्ष में भी कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, संरचनात्मक में 2 प्रकार हैं। अगर आपसे क्रियात्मक में पूछा जाए तो यहाँ पर 3 प्रकार हो जाएगा। बुद्धि किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो यह जन्मजात होती है, बुद्धि जन्मजात होती है। और क्या है, तो यह एक प्रेरक तत्व भी है, जन्मजात व प्रेरक तत्व है। और बुद्धि को कहते क्या है, माइंड कहते हैं। बुद्धि को क्या कहते हैं, माइंड कहते हैं। और देखिए यहाँ पर अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग अपने मत दिए हैं, कथन दिए हैं। बुद्धि के अगर आपसे प्रकार पूछा जाए तो बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं,
बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन से? पहली है मूर्त बुद्धि, पहली है मूर्त बुद्धि। दूसरी कौन सी हो जाएगी? अमूर्त बुद्धि। दूसरी है अमूर्त बुद्धि। तीसरी बुद्धि कौन सी हो जाएगी? सामाजिक बुद्धि। तीसरी है सामाजिक बुद्धि। अब यहाँ पर देखिए, जो मूर्त बुद्धि होती है इसमें क्या होता है? तो इसमें जो कोई बालक है, जैसे अगर मूर्त बुद्धि का है तो यहाँ पर या तो वो गायक बनेगा या यांत्रिक बुद्धि का होगा, गायक होगा या यांत्रिक बुद्धि का होगा। इसमें बालक क्या करेगा? इसमें बालक जो है वो यंत्र व मशीनों से जुड़े कार्यों में अधिक रुचि लेगा, यंत्र से जुड़े कार्यों में अधिक रुचि लेगा। और यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो अमूर्त बुद्धि के बालक होते हैं, इनमें पढ़ने में रुचि अधिक होती है, अमूर्त में पढ़ने में रुचि अधिक होती है, पढ़ने में रुचि अधिक होती है। जो इस प्रकार के बालक होते हैं या तो ये वैज्ञानिक बनते हैं, ये क्या बनते हैं? वैज्ञानिक बनते हैं, या डॉक्टर बनते हैं, या डॉक्टर बनते हैं, या लेखक बनते हैं, या लेखक बनते हैं। जो सामाजिक बुद्धि के बालक होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सामाजिक से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि समाज सेवी होंगे, ठीक है, समाज सेवी होंगे, यहाँ पर समाज सेवी होंगे, ये अच्छे नेता होते हैं, ये क्या होते हैं? अच्छे नेता होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है डी आंसर सही है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं यहाँ पर करवाए गए हैं आपको, तो इन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो टर्मन है मनोवैज्ञानिक 1916 में एक बुद्धि लब्धि की सारणी प्रस्तुत करते हैं। जो बुद्धि लब्धि की सारणी है किससे संबंधित है? तो टर्मन से संबंधित है, टर्मैन है, टर्मन से संबंधित है। इसके बाद में यहाँ पर ये श्रेणी आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, 2 नंबर के क्वेश्चन तो आपके पूछे ही जाते हैं, साथ में अगर आप लोग एस्टेट का एग्जाम देंगे तब भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर 140 से अधिक है तो प्रतिभाशाली बुद्धि होगी, 120 से 130 के बीच में है तो प्रखर बुद्धि है, 111 से 120 के बीच में है तो तीव्र बुद्धि है, 90 से 100 या 110 के बीच में तो सामान्य बुद्धि है, 80 से 90 के बीच में है तो मंद बुद्धि है। कहीं कहीं पर 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो इससे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसा नहीं है कि मतलब आपका 91 से 110 ही लिखा हो, 90 से 100 भी हो सकता है, 80 से 90 हो सकता है, 70 से 80 हो सकता है, तो अल्प बुद्धि, और 70 से कम या 71 से कम जड़ बुद्धि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, किससे संबंधित है? तो क्रो एंड क्रो से संबंधित है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, प्रयास और भूल का सिद्धांत तो आपको पता है, थॉर्नडाइक से संबंधित, किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक से संबंधित है, थॉर्नडाइक से संबंधित है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपने देखा है प्रयास और जो भूल का सिद्धांत है थॉर्नडाइक से संबंधित है, और इनके 3 मुख्य नियम है, मुख्य कहिए या प्रमुख कहिए, 3 मुख्य नियम है और 5 गौड़ नियम है, और 5 गौड़ नियम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।